आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूनिटेक जो एक टाइम पे 1,43,000 करोड़ रुपए वैल्यूएशंस वाला कंपनी, जो इंडिया का 7th रिचेस्ट पर्सन में गिना जाता था, आज वो क्यों 3 साल से जेल के चक्कर काट रहे हैं। क्यों बड़े बड़े क्रिमिनल जिनको बेल मिल जाता है, बट संजय चंद्रा जो 3 साढ़े 3 साल से जेल के अंदर है, उसको बेल नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने यूनिटेक के अंदर पैसा लगाया, उनका फ्यूचर क्या है, आज का करंट स्टेटस क्या है, और आप कौन सा स्टेप ले सकते हैं जो यूनिटेक जैसे फ्रॉड डेवलपर से आप बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम जॉय गोपाल दास है और हमारा ये जॉय प्रॉपर्टी गाइड नाम पे एक चैनल है, जहाँ पे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद के ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई कस्टमाइज बेसिस पे किसी डेवलपर का डिटेल्स चाहिए, या उनका कंस्ट्रक्शन अपडेट चाहिए, या कोई भी सजेशंस चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। यूनिटेक प्रोजेक्ट्स कैन बी कंप्लीटेड इन 4 years ऑफ टाइम, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बोर्ड रिप्लाई। ये 12,000 कस्टमर जो पिछले 7, 8, 10 साल से घर लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 80% पैसा पे किया हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। बट इतना टाइम क्यों लगा दिया था? क्योंकि ये सेंटर जो आज सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड जो बॉडी है सेंटर, ये प्रपोजल्स तो 2013 में भी आया हुआ था, 2017 में भी आया हुआ था, बट आज 2020 में क्यों मिल रहा है, उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट इसके पहले बता दूं, रिसेंटली एक 10 लोगों का एक टीम बनाया गया सेंटर के थ्रू से, जिनका हेड कर रहे हैं अभी एक्स IAS कैडर युद्धवीर मलिक जी, और उनके साथ साथ 9 और ग्रुप मेंबर्स हैं जो अपने आप पे एक फेमस है अलग अलग क्षेत्र में। इसके ऊपर डिटेल्स में धीरे धीरे आऊँगा मैं। उसके पहले 4 टर्म जो बार बार आपके प्रेजेंटेशन के दौरान आएगा, एक है NCLT, IBC, NCLT, एपेक्स कोर्ट। NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कोई भी डेवलपर या कोई भी कंपनी अगर 90 दिन से ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्ट, बैंक के दिया हुआ इंटरेस्ट चुका नहीं पाते, तो उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NCLT के पास जाके उस कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी घोषित करने की गुहार लगा सकते हैं। और NCLT पूरे जांच करने के बाद अगर वो ठीक पाया जाता है तो उस कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित करेगा, और उन पूरे कंपनी को बेच के, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के, उस बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा वापस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। IBC, ये एक्ट के थ्रू से आपका सारे प्रोसीजर चलते हैं। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर कोई NCLT के डिसीजंस पे खुश नहीं होता तो दे कैन अप्रोच टू NCLT, और अगर NCLT में भी कोई खुश नहीं है, कोई डिसीजंस जो दिया गया, वो हाईएस्ट अथॉरिटी एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी है। जब भी कोई इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं या कभी भी कोई कंपनी का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, हमें हमेशा एक शुक्रगुजार होना चाहिए दीपक मिश्रा जी का, जो एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बेसिकली जब IBC का एक्ट बनाया गया था, तब सेंटर या जो लॉ मेंटेन्ड लॉ बनाने वाले अथॉरिटी है, उन्होंने होम बायर्स को अपने उस लिस्ट पे नहीं रखा था। उन्होंने ऐसे कंसिडर किया था होम बायर्स जस्ट लाइक ए पार्टनर्स। अगर प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आता है तो होम बायर्स लेके जाता है, और अगर प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो होम बायर्स को ही सफ़र करना पड़ेगा। बट ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक बहुत स्टर्न, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया था सेंटर को और पूरे देश को भी, जो एक एंड यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। उनका स्टेटमेंट ये था, you cannot brush aside the savings of end users citing a technical reasons. The saving of home buyers cannot be brushed aside by citing a technical reason. This is the same thing जो बार बार उन्होंने दोहराया था, जिनके बदौलत सेंटर को IBC एक्ट के अंदर 2016 में चेंजेस लाना पड़ा, और IBC एक्ट में कस्टमर या एंड यूजर्स को IBC के द्वारा उनमें एक पार्टनर के तौर से कंसिडर किया गया। दैट मीन्स बिल्डर और कंपनी कस्टमर के लिए भी उतना ही लायबल है जितना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के तरफ है।
ये संजय चंद्रा जी हैं जो 1972 में अपना एक कंपनी फॉर्म करते यूनिटेक। उनका विजन ये था जो एक लग्जरी सेगमेंट को एक अलग लेवल देने के लिए। तो उन्होंने लग्जरी सेगमेंट रेसिडेंशियल्स कमर्शियल्स प्रोजेक्ट अलग अलग जगह में लॉन्च किया था। बहुत ही बुद्धिमान थे, आईआईटी पास आउट है। तो बहुत ही कम समय के अंदर यूनिटेक का प्रोजेक्ट अलग अलग जगह में फैल गए। बहुत सारे लोग अपना हार्ड एंड मनी लगा दिए, इसमें इन्वेस्ट किया था। इनके बाद इनका दो बेटे अजय चंद्रा और संजय चंद्रा जी ने इनको टेक ओवर किया। संजय चंद्रा जी वॉज द फेस ऑफ द कंपनी। बट धीरे धीरे प्रॉब्लम आते गया। बट इनका जब गोल्डन टाइम था 2007 से लेकर 2008 के बीच में, जब उनके कंपनी का वैल्यूएशंस 1,43,000 करोड़ रुपए पहुंच गया और उनके एसेट्स 30,000 करोड़ में कंसिडर किया गया था, जिनमें वो ऑलमोस्ट इंडिया का 7th रिचेस्ट पर्सन में नाम आ गया था बिलियनियर लिस्ट में। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 2008 के अंत में इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे दुनिया में देखने को मिला। इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे ज़्यादा गुड़गांव में हिट हुआ था, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग तो नोएडा से किया था, बट मिलेनियम सिटी गुड़गांव को अपना एक हंटिंग हब बना लिया था। इस जगह में ऑलमोस्ट 18 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया था। तो इनका वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट एक मैसेज है। ये यंग गाय हु स्टडीड रियली हार्ड इन हिज स्कूल टाइम, then he gets a job in a very multinational corporate firm at a very good package. Then he buys a villa, he goes to a shopping mall to have a amazing shopping experience, and at evening time he come back to his personal villa and enjoying with his family in his personal lawn. That was the message in Unitech board. On that प्लेस एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें, एक्सेप्ट द सक्सेस स्टोरी ऑफ ए यंग इंडिविजुअल पर्सन। इनके अलावा पूरे ये जो प्रोसेस में इसमें यूनिटेक इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बिलीव करते थे कमर्शियल्स उनका है, रेसिडेंशियल्स उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। जो अपना एक लग्जरी चीज़ विलास वगैरह देना चाहते हैं वो अपना डिलीवर करेंगे। ये एक सपना जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हमेशा देखते हैं, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए यूनिटेक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो बाद में हज़ारों लोगों का एक नाइटमेयर साबित हो गया था। अब चलते हैं, ये जो टोटल प्रॉब्लम है, इतना बड़ा कंपनी सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट क्या गलतियाँ यूनिटेक ने कर दिया जिसके बदौलत ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रॉब्लम शुरू तो 2008 के मिडिल क्राइसिस के थ्रू से ही। 2008 में जब क्राइसिस शुरू हुआ तो उस टाइम पे ये क्राइसिस गुड़गांव में भी फेल्ड किया गया, और साथ साथ पूरे इंडिया में अलग अलग जगह में उनका असर दिखने को मिला। लोगों को नौकरियां चला गया, तो धीरे धीरे उनका फ्लैट के जो बिक्री था या सेल्स था वो धीरे धीरे घटते गया। सेकंड झटका उनको ये आया जब उनका नाम 2G स्कैम में ए राजा जी के साथ लिया गया। मीडिया इसको बहुत ज़्यादा उछाल के दिखा रहा था, जो हाँ ये ए राजा जी के साथ जो टेलीकॉम ऑपरेटर टेलीनॉर के साथ जुड़े हुए थे, इसमें संजय चंद्रा जी भी इन्वॉल्व थे। अब जानते हैं नेगेटिव न्यूज़ कैसे फैलते हैं। दिस इज़ द सेकेंड न्यूज़। और उनका थर्ड एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कॉरपोरेट लाइफ में उनका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। जो नेदरलैंड की कंपनी टेलीनॉर के साथ वो इंडिया में अपना टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे एक अलग अलग पोर्टफोलियो मेंटेन हो, डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो। बट उनको एक बहुत बड़ा झटका उनको लेना पड़ा, क्योंकि वो चला नहीं। फाइनेंशियल्स भी साथ साथ उनका इराजा जी के साथ जो घोटाला हो उस पर भी। अब धीरे धीरे जब पैसा आ नहीं रहा था तो बिल्डिंग बनने का सवाल ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट लंबा टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब 2015 में एक कस्टमर अपना गुड़गांव में जाके कंप्लेन लॉन्च कराते हैं संजय चंद्रा के खिलाफ। अब इतने बड़े हस्ती के खिलाफ कंप्लेन कराना इतना आसान बात नहीं था, बट ऑब्वियसली ही फाउंड अ वे, और शायद उस टाइम पे एडमिन भी उनका साथ दिया था। जैसी कंप्लेन उनके पास आया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो कॉर्पोरेट अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उन्होंने संजय चंद्रा जी को गिरफ्तार किया। जैसे ही गिरफ्तार हुआ, आप जानते हैं इतना बड़ा
कंपनी का ओनर है, तो साथ साथ इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाया इनके बेल एप्लीकेशंस के लिए। इन द मीन टाइम 173 और कस्टमर जो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या साउदर्न पेरिफेरल रोड के अंदर इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपना कंप्लेन दर्ज करवाया। तो एक पीआईएल के तौर पे पूरे सुप्रीम कोर्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा। इन द मीन टाइम उनके बेल एप्लीकेशंस के लिए इन लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया संजय चंद्र जी को और अजय चंद्र जी को, जो उनका भाई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो फाइनेंस है उनमें आप 750 करोड़ रुपए डिपॉजिट करें बेल एप्लीकेशन चाहिए तो उन्होंने एक बोला ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं पैसा अरेंज करने के लिए, बट एटलीस्ट हमें कुछ टाइम का मोहलत दे दो, बाहर जाके जो लोगों से मिल सके, हमारा एसेट्स जो है उनको लिक्विडेट कर सके। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पैसा अरेंज करना है आप सुप्रीम कोर्ट से तिहाड़ जेल में बैठ के करें, उनके लिए अगर आप मीटिंग करना है आपको मीटिंग रूम का मैनेजमेंट हम लोग कर देंगे। तो एक रूम दिया गया था अलग से, अगर कोई मीटिंग करने आते हैं तो साथ साथ थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी का उस जगह बंदोबस्त किया गया, बट दैट टू ऑन ए पेड बेसिस। सुप्रीम कोर्ट के अब उस लोकेशंस के अंदर बहुत सारे कॉर्पोरेट के जो टॉप नॉच हस्तियां थे वो आना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो उस जगह में मीटिंग करने के लिए जाएंगे उनका नाम शायद कहीं ना कहीं जुड़ जाए, ये भी डर था। तो अल्टीमेटली उन्होंने 750 करोड़ में से 473 करोड़ रुपए देने में वो सक्षम रहे, बट सुप्रीम कोर्ट वो स्ट्रिक्ट, उनको बेल एप्लीकेशंस मिला नहीं, एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट कर दिया गया। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ते गया, क्योंकि ये जो लोग थे जो 12,000 कस्टमर, उनको लग रहा था शायद ये लीगल ऑप्शंस जाके थोड़ा बहुत राहत आ सकता है। अब एनसीएलटी जब ऐसे ही उनको इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए सोच रहे थे, उसी टाइम पे सेंटर बीच में इंटरफेयर करते हैं और उन्होंने कहा ठीक है विल टेक केयर ऑफ दिस कंपनी, हम इसको टेक ओवर कर लेंगे और इनके सारे प्रोजेक्ट बना देंगे। बट उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे लगा दिया एनसीएलटी के डिसीजंस के ऊपर। तो दैट मीन्स जैसे ही स्टे लगा दिया, दैट मीन्स सेंटर को अभी लेने का ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसको अंत तक देखना चाहते हैं। तो अपना सेंटर भी अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। जैसे ही सेंटर वापस ले लिया, उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इनका फॉरेंसिक ऑडिट का जांच के लिए आदेश दे दिया। अब ये फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत बड़ा घपला नज़र आया। देखा गया उस जगह में ऑलमोस्ट 5,063 करोड़ रुपए उन्होंने अपना जो पैसा, कस्टमर का पैसा है 14,270 करोड़ में से ये अपना साइफन ऑफ कर दिया। आप मान लीजिए ऑलमोस्ट मोर देन 30% अमाउंट उन्होंने अपना पैसा हटा लिया उस जगह से, जो मेन आपका फंड था। अब 30% पैसा उधर से हटा लिया। सेकंड, जो फाइनेंशियल बैंक्स थे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उनमें से 6 बैंकों से उन्होंने ऑलमोस्ट 1805 करोड़ रुपए उधार लिया था, जिनमें से 763 करोड़ रुपए उन्होंने अलग अलग कंट्री में वो साइफन ऑफ कर दिया था। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट आने के बाद जब और भी उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट वाले को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, बट संजय चंद्र जी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है, उन्होंने जो फैसिलिटी उनको दिया गया था वो वापस ले लेते हैं, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल साबित होता है। अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम और बढ़ते गया। साथ साथ एनसीडीआरसी के अंदर भी मामला चल रहा था, तो उन्होंने 33 बायर, छोटे छोटे बायर्स जो अलग अलग सेगमेंट पे गया हुआ है, उनको फुल रिफंड के लिए आदेश दे दिया। साथ लिटिगेशंस के लिए भी ऑलमोस्ट 50,000 रुपये करीब देने के लिए बोल दिया। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते गया। तो लास्ट में दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इंटरफेयर करने के लिए बताया। देन सेंटर केम इनटू पिक्चर और उन्होंने बोला दे विल टेक केयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और उनके लिए 10 मेंबर का एक टीम गठित किया जाएगा, जिन 10 मेंबर टोटल इस प्रोजेक्ट को देखेंगे और इसी का कहाँ से फाइनेंस अरेंज करना है या उनका प्रोजेक्ट का कैसे बेचना है वो पूरा टेक केयर करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा राहत है। बट एक नेगेटिव पॉइंट आप इसमें कह सकते हैं, कोई भी पैसा सेंटर इसमें पैसा लगाएगा नहीं। इनके जो हेड करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए रिटायर्ड हरियाणा कैडर आईएएस ऑफिसर युद्धवीर सिंह मलिक जी, जो चेयरमैन एंड एमडी होंगे। उनके साथ साथ AK मित्तल जी होंगे, एक CMD ऑफ NBCC, क्योंकि NBCC अपने आप पे एक स्टेट ओन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी का वो हेड थे, तो उनका काफ़ी एक्सपर्टाइज जो इस पे काम आ सकता है। रेणु सूद करनाथ जी वो 3rd मेंबर है,
जो HDFC क्रेडिला सर्विसेज लिमिटेड का चेयरमैन है। साथ साथ जीतू वर्मानी जी एम्बेसी ग्रुप का CMD है, और साथ साथ निरंजन हीरानंदानी जी जो हीरानंदानी ग्रुप मुंबई बेस्ड डेवलपर उनका MD है। साथ साथ इस ग्रुप में दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर ए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जो इन पूरे लीगल मैटर को फ्रेमवर्क करके आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे ये प्रपोजल्स हैं, बट ये अभी फाइनल नहीं हुआ। तो मन में एक आ सकता है ये पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कई माध्यम से आएगा। पहला जो फंड आने का उनका ऑप्शंस है, वो जो फ्लैट अभी बिके नहीं वो फ्लैट को इन लोग बेचेंगे, ऑक्शंस करेंगे। उन फ्लैट के पैसे से कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा रसद आएगा। साथ साथ मान लीजिए किसी कस्टमर ने 80% पे किया, 20% अभी पेंडिंग है, वो पेंडिंग ड्यूज उनसे रिकवर किया जाएगा। थर्ड, ये जो यूनिटेक ग्रुप के जितने मालिक हैं, रमेश चंद्रा जी, संजय चंद्रा जी या अजय चंद्रा जी, इनका जितना भी मूवेबल एंड इमूवेबल फंड है उन पूरे पैसे को लिक्विडेट किया जाएगा। और साथ साथ इन लोग और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, और उनका एक प्लान ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए जो कैसे मैनेज करेंगे उनको फंड, वो पूरा प्लान भी सुप्रीम कोर्ट के पास वो जमा किया गया। तो सोच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 4 years of time, customers who are suffering from last 7 to 8 years of time, they should get their flat। और एक बहुत बड़ा उम्मीद उनके लिए जगा हुआ है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के या सेंटर के इस डिसीजंस के लेने के लिए। मैं इसके ऊपर जो भी अपडेट आते रहेगा मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगा, और मोर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।